जिस ओआरएस के एक पाउच की कीमत बाजार में महज ₹2.5 के आसपास है, उसे कागजों पर ₹15 बनाकर दिखा दिया गया। जो बेडशीट सरकारी अस्पतालों में ₹150 में मिलनी चाहिए, उसे ₹450 में खरीदा गया। जो पोर्टेबल एक्सरे मशीन दूसरी सरकारी महकमों में 10 लाख में मिल जाती है, उसके लिए दिल्ली सरकार के खजाने से ₹33 लाख निकाले गए। और ये वही हिसाब किताब है जिसने दिल्ली स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS के तहत आने वाली केंद्रीय खरीद एजेंसी CPA में करीब 600 से 650 करोड़ रुपए घोटाले की पोल खोल दी है, जिसकी जांच अब 2 एजेंसियां भ्रष्टाचार विरोध शाखा ACB और प्रवर्तन निर्देशालय ED साथ में मिलकर कर रही है, और जिसमें अब तक 3 गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। पूरे मामले की शुरुआत हुई थी दिल्ली सरकार के डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस के उस शिकायत से, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ सरकारी अफसरों और निजी कारोबारियों ने मिलकर एक आपराधिक साजिश रची है, जिसके तहत दवाइयां, सर्जिकल सामान और महंगे चिकित्सा उपकरणों की खरीद में टेंडर के जो शर्त होते हैं उसको तोड़ मरोड़ कर रखा गया। चंद चुनिंदा ही सप्लायर्स को ठेका मिला, जो सही बोली लगाने वाले लोग थे उसे रेस से ही बाहर कर दिया गया, और इससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ और निजी फर्म की चांदी हो गई। इस शिकायत के आधार पर ACB ने 2 जून 2026 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की अपराधी साजिश से जुड़ी धाराओं में FIR दर्ज कर दी है, और FIR में सबसे पहला नाम आया है CPA के पूर्व कार्यालय प्रमुख डॉक्टर विनोद कुमार रंगा का। इसके साथ सप्लायर और कथित बिचौलिए राजीव रंगीला का भी नाम है, जिस पर आरोप है कि उसने सरकारी टेंडरों के लिए अधिकृत वितरक बनकर इसे गलत तरीके से हासिल करने के खातिर FMED डिवाइसेस, टेक्नोक्रेट, राजश्री, IC सर्जिकल और फार्मा एंड FM साहिब एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कई फर्जी कंपनियां फर्जी मालिकों के नाम पर खड़ी की और सामानों को पहले से फिक्स किए गए लोगों से ले लिया, जबकि असल में इन कंपनियों के पास ना तो कोई जरूरी टर्नओवर था, ना ही कोई अनुभव था। अब जरा घोटाले के पैमाने को आंकड़ों से समझते हैं। सबसे बड़ा आरोप है 448 पोर्टेबल एक्सरे मशीन की खरीद की, जहां शुरुआती टेंडर सिर्फ 2 मशीनों के लिए निकाला गया था, ताकि बड़ी कंपनियां शुरुआत में कोई इंटरेस्ट ना दिखाए, पर फिर ऑर्डर को बढ़ाकर सीधे 448 यूनिट कर दिया गया। हर मशीन पर करीब 33 लाख रुपए की खरीद की गई, जबकि वही मॉडल दूसरी सरकारी विभागों में तकरीबन 10 लाख के आसपास में मिल रहा था। यानी लगभग 45 करोड़ के उपकरणों के लिए 148 करोड़ रुपए चुकाए गए। बिल में 230% तक की बढ़ोतरी की गई। अस्पताल की बेडशीट में भी यही लूट दिखा। जो बेडशीट एम्स जैसी संस्थानों में 150 रुपए में मिलती है, उसको 450 रुपए प्रति पीस यानी कि 200% दाम बढ़ाकर खरीदा गया। और आरोप है कि टेंडर के लिए सिर्फ एक ही स्वामित्व से जुड़ी कंपनियों को योग्य ठहराया गया। इसके साथ और जो बोली थी उसको रद्द कर दिया गया और अस्पतालों को निर्देश दिया गया कि वो बड़े पैमाने पर खरीद को जायज ठहराने के लिए गलत और ज्यादा मांगों को पैदा करें। C-आर्म रेडियोलॉजिकल उपकरणों की खरीद में 340% तक दाम बढ़ाए गए। FIR के हिसाब से 7 मशीनें खरीदी गई और जो उपकरण असल में लगभग 1 से 1.25 करोड़ के बीच के थे, उसके लिए 7.75 करोड़ का भुगतान किया गया। जबकि इसी तरह का सेम डिवाइसेस और सरकारी विभागों में लगभग 25 लाख रुपए प्रति यूनिट की दर से मिल रहे थे। अब इस 600 करोड़ के घोटाले में वत्सला अग्रवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। बतौर DGHS की प्रमुख उसी महानिर्देशालय की मुखिया है जिसके अंदर CPA काम करती है और जिसका मेन काम है सबसे कम दाम पर अच्छी दवाई और मशीनें खरीदकर अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। तो एक बार इनकी कहानी पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अब सबकी नजर उस कुर्सी पर है जिस पर डॉक्टर वत्सला अग्रवाल बैठ गई है। क्योंकि DGHS की वो कुर्सी पिछले कुछ महीनों से ऐसी थी जिस पर बैठने को कोई तैयार ही नहीं था। पहले डॉक्टर वंदना बग्गा इसी पद से जनवरी 2025 में सस्पेंड हुई, फिर करीब 2 महीने तक कुर्सी खाली रही। अप्रैल में डॉक्टर रित्ती मक्कड़ आई और वो 9 अगस्त 2025 को अचानक VRS मतलब कि स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेकर चली गई। बीच में डॉक्टर राजेश कुमार ने कुछ दिन तक काम चलाओ चार्ज संभाला और आखिरकार 19 अगस्त 2025 को LG विनय कुमार सक्सेना की मंजूरी से डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को DGHS बना दिया गया। वो भी इतनी जल्दबाजी में कि ऑर्डर में लिख दिया गया कि वो अपनी पुरानी पोस्टिंग से औपचारिक रिलीविंग ऑर्डर का इंतजार किए बिना ही चार्ज ले ले। इसके साथ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने डॉक्टर अग्रवाल को इस सबसे बड़े स्वास्थ्य पद पर तब बैठाया जब उन पर पहले से ही एक विजिलेंस जांच चल रही थी, जो कि कथित तौर पर दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की नियुक्ति में हुई गड़बड़ी से जुड़ा था। अब इस पूरे खेल में
दूसरा मुख्य किरदार है वो सप्लायर, वो बिचौलिया राजीव रंगीला, जिस पर आरोप है कि उसने नकली मालिकों के नाम पर टेंडर लिए और एफआईआर के हिसाब से टेंडर कमेटी के बाकी लोगों को सीधे धमकाया गया था कि अगर बाकी लोगों ने साइन नहीं किया तो वो उन पर कार्रवाई करेंगे। जैसे ही टेंडर जैम पर अपलोड होते थे, रंगीला की कंपनी बोली लगा देती थी और बाकी सबको बिना वजह बताए बाहर कर दिया जाता था। इसके साथ चंद घंटों में टेक्निकल मंजूरी मिल जाती थी, उसी दिन मैन्युअली ऑर्डर जारी हो जाता था और इन सब के बीच सबसे चालाक चाल ये थी कि नियम कहता है कि वर्क ऑर्डर ऑनलाइन देना जरूरी है, पर ये लोग पूरा पैसा बट जाने के बाद भी पोर्टल पर टेंडर को एक्टिव या फिर प्रोसेस में दिखाते थे, ताकि किसको ठेका मिला, किस रेट पर मिला, ये जनता को पता ही ना चले। और यह सब पोल इस बात पर खुली कि पुराने दवा सप्लायर्स को 2-2 साल तक पैसा नहीं मिल रहा था, जबकि अक्टूबर के बाद से रंगीला से जुड़े टेंडर का भुगतान उसी दिन या अगले दिन कर दिया जाता था। अभी फिलहाल जांच जो है वो 2 समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। एक और एसीबी टेंडर में धांधली, सरकारी पद का दुरुपयोग और आपराधिक साजिश के पहलू को खंगाल रही है। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कथित भ्रष्टाचार में कमाया गया 600 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का काला धन है, वो आखिर गया कहां, इसे किन परतों में छिपाया गया है, जिसके लिए ईडी की दिल्ली जोनल यूनिट ने स्वास्थ्य विभाग के सीपीए और डीजीएचएस की खरीद से जुड़े तमाम दस्तावेज टेंडर जारी होने से लेकर के तकनीकी वित्तीय मूल्यांकन, ठेका आवंटन, सामान की डिलीवरी और वेंडर को अंतिम भुगतान तक सब पर ध्यान दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि यह मामला उस पुराने विवाद से अलग है जिसमें घटिया या नकली दवाओं के आरोप थे, जिसे एक आंतरिक डीजीएचएस समिति कानून कसौटी पर खरा ना उतरने को पहले ही मान चुकी है। पर फिलहाल ये तमाम बातें बस आरोप हैं, जांच जारी है, किसी पर दोष अदालत में साबित होना बाकी है। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।